नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमसीडी बैटल ऑफ एमसीडी। दिल्ली के दंगल के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एमसीडी इलेक्शन में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा देगी तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली सरकार की उपलब्धियों की नैया पार कराने के मूड में है। उधर कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन काफी मायने रखता है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल के लिए दल तैयार, खिंच गई है सियासी तलवार। दिल्ली के दंगल के लिए बिगुल बच गया है। अमित शाह ने भरी हुंकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के दिग्गज जुटे, जहां पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और एमसीडी चुनाव के लिए पूरा जोर लगाने को कहा। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला और केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगाया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है। इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 3 साल में नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। केजरीवाल की अग्नि परीक्षा। गोवा और पंजाब में जोरदार झटके के बाद केजरीवाल के लिए एमसीडी इलेक्शन एक बड़ा इम्तिहान है। आम आदमी पार्टी दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन इसे पूरा कैसे करेगी, इसका कोई रोड मैप केजरीवाल के पास नहीं है। कैसे वापसी करेगी कांग्रेस? उधर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी। अजय माकन की कमान में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। अजय माकन पंजाब की जीत भुनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। दिल्ली नगर निगम को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में बांटा गया है। तीनों एमसीडी पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन स्थानीय सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एमसीडी चुनाव तीनों ही पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों के लिए ही अपने अपने मायने हैं। आप पहली बार एमसीडी चुनाव में फुल फ्लेजेड उतर रही है तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हुआ था, उसके बाद उसे उम्मीद है कि अजय माकन के नेतृत्व में शायद वो वापसी कर पाए। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो अनबीटेबल रिकॉर्ड जो लगातार चला आ रहा है, विधानसभा चुनाव लगातार बीजेपी जीतती जा रही है और यूपी और उत्तराखंड में जिस मार्जिन से उसे जीत हासिल हुई है, उसके बाद अब बीट है बीजेपी तो उसे बरकरार रखना चाहेगी। तो कह सकते हैं तीनों के लिए अपने अपने मायने हैं। शाहिजा एलबी बीजेपी से, हरिशंकर शर्मा कांग्रेस और अनिल आनंद जी सीनियर जर्नलिस्ट, तीनों खास मेहमान, आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा हरिशंकर जी आपसे शुरू करेंगे। कांग्रेस का सफाया हो गया और 10 साल से बीजेपी काबिज है। अगर यहाँ पे लड़ाई की बात करें, आज अमित शाह जी का भी हमने भाषण सुना, उसमें कांग्रेस का वो जिक्र ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया है कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, अब सीधी लड़ाई हमारी आप पार्टी के साथ है। देखिए ब्रजेश जी, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस का सफाया कहाँ से हो गया। कांग्रेस तो 15 साल दिल्ली में शासन में रही है, उसके पहले एमसीडी में भी रही है कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक अमित शाह अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं करते तो ये उनकी परेशानी है, हमारी परेशानी तो नहीं है। जिक्र करें या ना करें ये तो उनकी अपनी बात है। और दिल्ली की कॉरपोरेशन में आने वाले समय के अंदर आपको हम बताएं, अभी बाई इलेक्शन दिल्ली में कॉरपोरेशन का हुआ था 13 सीटों के ऊपर, उस 13 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीत कर आई थी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सफाया नहीं हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस में बीजेपी की सरकार 15 साल में रही है, आज अमित शाह जी को ये भी इस बात पर भी बोलना चाहिए था कि 15 साल के अंदर आज दिल्ली की कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार कहां से कहां तक पहुंच गया है। शायद दुनिया भर के इतिहास में स्थानीय निकायों में सबसे अगर भ्रष्ट कोई संस्थान है तो हम उसको एमसीडी बोल सकते हैं, जिसमें बीजेपी का शासन है, बीजेपी का प्रशासन और सरकार है, शायद वहां पर सत्ता में है। ठीक,
शाजिया, आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अरविंद केजरीवाल भी लगाते रहे, अमित शाह आप पार्टी पे लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल आप लोग के ऊपर लगाते हैं, और हरिशंकर जी जो कि कांग्रेस है वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं एमसीडी में। अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन एमसीडी की बात जब आती है तो भ्रष्टाचार की बात उठती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बल्कि सारा के सारा काम भ्रष्टाचार को हटाने का और उसको लेकर जो भी कदम उठाने हैं सख्त कदम उठाए गए, चाहे उसमें नोटबंदी शामिल हो या फिर कार्रवाई करना भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। रही बात एमसीडी की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, क्योंकि बहुत से काउंसलर्स बहुत बढ़िया भी हैं, लेकिन कुछ काउंसलर्स पे शायद इल्जाम लगे हों, जैसे कि कहा जा रहा है। लेकिन इस बार एक नई दिशा में, नए भारत के लिए नई राजधानी किस तरह की दिखनी चाहिए, तो ये न्यू दिल्ली के लिए जो एक सपना है वो प्रधानमंत्री की सोच के तहत एक, और मनोज तिवारी जो उसकी लीडरशिप संभाल रहे हैं दिल्ली में, उसके तहत क्या होना चाहिए, एमसीडी का क्या रोल होना चाहिए, बीजेपी के पास गिराने के लिए क्या, सारे नए कैंडिडेट्स, सब युवा चेहरे, ठीक है, कई इसमें महिलाएं, लगातार एमसीडी पे काबिज है बीजेपी। इस बार उसके पास बताने के लिए क्या है? क्योंकि अमित शाह का भाषण भी हमने सुना, उसमें वो अगर जिक्र कर रहे थे तो मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे आप पार्टी के भ्रष्टाचार का, लेकिन उन्होंने दिल्ली में क्या रोड मैप होगा आगे विकास का, ये क्या फ्रेमवर्क होगा, उसकी बात उन्होंने नहीं की। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार की बात है वो उन्होंने नहीं की। नहीं, देखिए, जो नया मैनिफेस्टो होगा, एजेंडा आएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, 3-4 दिन में आपके सामने होगा कि एमसीडी का क्या रोल होगा इस नई दिल्ली के निर्माण को लेकर। और एमसीडी के पुराने काम भी रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज रही हो या फिर कार्ड देने का काम रहा हो या फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं, तो काम हुआ है उसमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन जरूर जाहिर सी बात है कि कुछ मामले भी रहे होंगे जो शायद इसको लेकर लोग खुश नहीं है, क्योंकि 10 साल का शासन है, इनकम्बेंसी भी होती है। इसीलिए एक नई विजन के साथ, और इससे पहले तो ना तो मनोज तिवारी जी थे और ना ही प्राइम मिनिस्टर का विजन की पैनी नजर थी, तो इसलिए लोग भी जानते हैं कि उस नजर के साथ उतर रही है ये टीम, एक नई टीम। मनोज तिवारी जी के आने के बाद आपको लगता है कि वही भाजपा, ठीक है, बड़ा बदलाव है, नई सोच और ठीक है। शाजिया ये कह रही हैं कि मनोज तिवारी के आने के बाद काफी परिवर्तन, काफी बदलाव देखने को मिलेगा और जो विजन है प्रधानमंत्री का उसको लागू करने की कोशिश करी जाएगी। अनिल आनंद जी, आप क्या देखते हैं? जो लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर ये अभी तो शुरू हुआ है और तेज भी होगा ये हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है तीनों पार्टियों की, आप क्या देखते हैं? देखिए, जहां तक आरोप प्रतिरोप की बात आपने की वो तो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि एजेंडा सेट है। उन्होंने कहा भी कि हम कुछ स्कैंडल्स उजागर करेंगे आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। ये करप्शन की लड़ाई, एक परसेप्शन की लड़ाई हो गई है। बड़ा बदकिस्मती ये है। और इस परसेप्शन में एक्चुअल एक्शन क्या होगा, कितने लोग पकड़े गए, कितने स्कैंडल्स का वाकई पाया तकमील तक पहुंचे, उसका कुछ लेखा जोखा मिलता नहीं है। एक चुनाव को देख के कुछ उजागर किए जाते हैं इशू पर, वो ठप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि करप्शन की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे बोलने दीजिए, मैंने तो आपसे कुछ नहीं, मैंने आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, मैं आगे तो सुनिए मेरी बात। तो इस लड़ाई को मैं दाद देता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने बड़ी बखूबी से इस लड़ाई को शुरू किया है। लेकिन चुनाव आते आते इसका परसेप्शन एक क्रिएट करने की एक जगह और एक तरीका सा रहता है। इसको बिल्कुल जमीनी हद तक लेके जाना चाहिए। अगर आप कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो तथ्य भी होने चाहिए। ये अक्रॉस द बोर्ड सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। दूसरा, जहां तक दिल्ली की बात है, तो मुझे ताजुब हुआ कि अमित शाह साहब ने नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां तो गिनाई, वो हैं जो ठीक है, उनकी सरकार अच्छी चल रही है। लेकिन मैं शाजिया इल्मी की दाद देना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से तस्लीम किया इस बात को कि कारपोरेशन के सिटिंग कारपोरेटर्स को नहीं सीट दी जा रही है, कोई रीजन रहा होगा। इन्होंने ये भी कहा कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे नाराजगियां हैं लोगों को, कुछ कारण रहा होगा। तो ऑनेस्टी से सलीम करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये क्या बीजेपी के खिलाफ जा सकता है? और क्या ये मैसेज देने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से? उन्होंने तमाम जो सिटिंग कैंडिडेट से सबको बदल दिया है, इवन उनके रिश्तेदारों तक को मना कर दिया है कि हम टिकट नहीं देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। लोग तो अगर पूछेंगे तो देनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल क्यों सबके सब सीटिंग हटा दिए गए, कुछ कारण तो रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी पूछा शाजिया जी से कि भाई आपने ब्लूप्रिंट कोई नहीं बताया कि एमसीडी को आगे से उसको सुधारने के लिए या अच्छा कार्य करने के लिए।
तो मुझे लगता है कि ब्लूप्रिंट हर पॉलिटिकल पार्टी, तीनों पार्टीज को दिखाना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मैं कांग्रेस को, टीपीसीसी प्रेसिडेंट अजय माकन को देना चाहूंगा कि की इश्यूज जो हैं उन्होंने अपना एक विजन देने की कोशिश की है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, एमसीडी को स्वायत्त बनाने की कोशिश है, कैसे इकोनॉमी सुधरेगी। तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें तो सोशल मीडिया के जरिए जो ब्लूप्रिंट होगा, कैसे सब सफिशिएंट बनाएंगे एमसीडी को, वो लोगों को बताने की भी कोशिश की है। देखिए एमसीडी इतनी बुरी हालत में होनी चाहिए थी कि डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट किसका सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बाकी ये करप्शन के आरोप ये चलते रहेंगे, ये मुद्दे हैं, ये इनको आप भुला नहीं सकते हैं। ठीक, शाजिया क्या कहेंगी? ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जब मैनिफेस्टो आएगा उसमें वो तमाम चीजें होंगी? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, तो एक क्या रूपरेखा होगी मैनिफेस्टो में, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो सीवर लाइंस हो या फिर सड़कों की मरम्मत हो या फिर जो गंदगी है या सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हों, तो क्या रूपरेखा रहेगी एमसीडी की आगे दिनों में और क्या उनका काम होगा, इसे एक नई तरीके से एक नई परिभाषित किया जाएगा। और उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद पूरे देश में गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए हैं। तो पुरानी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जैसे अब मैं किसी बात को तस्लीम नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ लोगों के मन में 10 साल की पुरानी एमसीडी को लेकर कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि 10 साल का लंबा शासन होता है, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए जरूरी है कि नई टीम नई ताजगी के साथ, नए आइडियाज के साथ आए। और दूसरी बात, मैं इस बात में रोक रही थी, मुझे रोकना नहीं चाहिए था, माफी चाहती हूँ उसके लिए, कि करप्शन के चार्जेस आए हैं। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे हैं तो उनके बड़े डिटेल्स के साथ आए हैं, चाहे वो उनके प्रमुख सचिव हों या उनके बाकी लोग हों जी। और अगर इतने वाकई में भाजपा के खिलाफ चार्जेस लगते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने इतने दिनों से एमसीडी के इन सारे भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो कथित तौर पर उनके हिसाब से हुए हैं, तो उन्होंने क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात अमित शाह जी ने भी उठाई है। हरिशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं? शाजिया लौटते हैं आपके पास। मेरा सिर्फ ये है कि मैं एक दो टिप्पणी करना चाहता हूं। शाहजहां जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं ये हिचक रही है ये बात कबूल करने में कि एमसीडी के इतने तमाम लोगों को टिकट देने के लिए मना किया। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सफाई अभियान था उसकी धज्जियां उड़ी। दिल्ली के अंदर सफाई के नाम पर जो आज दुर्दशा और बदहाली हो रही है, इसको कौन दिल्ली में नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने, प्लीज चुनाव लड़ने से पहले ही इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि हमारे जितने भी पार्षद थे वो भ्रष्टाचार थे, करप्ट थे, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, और कोई कारण नहीं हो सकता। तो अमित शाह को आज अपनी रैली में कबूल करना चाहिए था कि हमने करप्शन को हटाने का कार्य इस बात से शुरू किया कि दिल्ली के अंदर हमने सफाई की है। दिल्ली के अंदर हमने कॉर्पोरेशन के अंदर जो भ्रष्ट कॉर्पोरेटर थे उनको हटाया है हमने। शुरुआत हमारी बेईमानी की, हमारे भ्रष्टाचार की वहां से हो रही है हटाने की। नरेंद्र मोदी, अब क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली की नगर निगम का चुनाव लड़वाएंगे? क्या ये नरेंद्र मोदी की पहल पे हुआ है कि दिल्ली के जो कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको हटाया जा रहा है? अमित शाह को यह भी कबूल करना चाहिए मंच के ऊपर। बात में बेईमानी किस लिए? जब साफ बात कर रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए इन लोगों को। आप तो खैर ईमानदारी की बात ही ना कीजिए तो बेहतर होगा भाई साहब। कंपटीशन तो आप में और आप पार्टी के अंदर है कि बस कौन है सबसे ज्यादा? पार्टी कांग्रेस, बल्कि प्लीज भाई साहब पूरे देश, प्लीज 15 साल से एमसीडी के अंदर है आप, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? सबसे करप्ट पार्टीज में बोलने दीजिए भाई साहब। अब मेरी बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई, आपकी बारी खत्म हो गई। चलिए आप बोल लीजिए। पूरे विश्व भर में सबसे करप्ट पार्टीज जो हैं उनमें से 5वें नंबर पर हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो भाई साहब जब ईमानदारी की बात करते हैं तो हंसी आती है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि सफाई साहब का नाम हरिशंकर जी है, तो सब जानते हैं कि बावजूद इसके कि इतना पैसा दिया गया, हरि भाई साहब जी से कह देती हूं मैं, तो हम भाई साहब से ये कहना चाहेंगे कि इतना बड़े आवंटन के बावजूद एमसीडी कार्यकर्ताओं को इसलिए दिल्ली सरकार यानी कि आपकी सरकार ने पैसा नहीं दिया, सैलरी नहीं दी और महामारी तक की स्थिति बना दी, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आए कि इसके लिए एमसीडी यानी कि भाजपा तैयार है। तो ये तो हरि जी जानते हैं आपकी राजनीति में। देखिए ऐसा है, सच्चाई सुन लीजिए आप, सच्चाई सुन लीजिए। एक मिनट मेरी बीच में रोक रहा हूं, को मौका दिया जा रहा है। सच्चाई सुन लीजिए बात मेरी कि दुनिया भर की एनजीओज को
नहीं, आज ना केंद्र रोकिए, सरकार बाद दुनिया में भर की आपसे एनजीओ को मेरी बात करोड़ों खत्म कर रुपया लीजिए। रेवड़ी की तरह से बांट रही है कि मेरी सफाई बात अभियान में खत्म कर लगाइए। लीजिए। क्या अगर एमसीडी में आपको लगता है कि पैसा पूरा नहीं था और सफाई पूरी नहीं हो पा रही तो क्या एमसीडी को आप पैसा नहीं दे सकते थे? 44 महीना से दिल्ली की एमसीडी में पेंशन नहीं मिल रहा है, 44 महीना से। और दिल्ली के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की और दूसरे डिपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है एमसीडी के अंदर, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या है? दिल्ली सरकार अगर पैसा नहीं दे रही है तो आप पैसा दीजिए। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? एक तरफ तो हम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को यह बोलती है कि एनसीटी है, पूर्ण राज्य नहीं है ये, और दूसरी तरफ हम इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आपने बहुत बार वही बात कही है। शाजिया लौट रहे हैं। एक सवाल और, वही बात कही है। ठीक है, एक दूसरी तरफ हम ये इस चर्चा को ले जा रहे हैं। अनिल आनंद जी, आपसे पहले चाहेंगे हम कि आप ये इसके बारे में हमको बताएं कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बात कही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हाउस टैक्स हम माफ कर देंगे, जो पिछला बकाया है वो हम खत्म कर देंगे, सिर्फ कमर्शियल हाउस टैक्स लगेगा या कमर्शियल टैक्स लगेगा। सवाल यह है कि अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाई है एमसीडी, वो डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आप टैक्स को माफ करने की बात करते हैं, तो क्या ये भी सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर इसको देखा जाए? ये बहुत बढ़िया अहम सवाल आपने उठाया है। इससे पहले मैं लाइटर वीन में मजाक के तौर पर शाजिया जी को कुछ कहना चाहूंगा। ये जो अभी वाद विवाद हरिशंकर जी का इनका चल रहा था, मेरा ख्याल है शाजिया जी इज मच बेटर प्लेस्ड। इन्होंने उस तरफ का भी अक्स देखा है, इस तरफ का ही देख रही हैं। तो मुझे लगता है शी इज मच बेटर प्लेस देन ऑल ऑफ अस। जहां तक आपने सवाल जो पेश किया का पूछा आपने, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, फ्री बीज किसी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का रास्ता नहीं हो सकता। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, जिनको आपको सब्सिडी भी देनी होगी, खाना खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है। वो आप कैसे करते हैं, क्या पॉलिसीज बनाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने सही कहा, आज अगर एमसीडी में सैलरीज देने को नहीं है तो आप कह रहे हैं हाउस टैक्स अक्रॉस द बोर्ड माफ कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिगर्स देखें तो 70% लोगों से कॉर्पोरेशंस जो हैं वो हाउस टैक्स उनसे वो वसूल नहीं कर पा रही हैं, केवल 30% लोग देते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं कमाल की बात यह है अनिल जी कि अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो हाउस टैक्स है। मैं आपसे फिर भी वो माफ करने की उसी बात पे आ रहा हूं। अगर आप ये एक प्लान देते कि साहब हम इसका नेट जो है टैक्स का वाइडर कर रहे हैं, 70% लोगों से भी किसी ना किसी तरीके हम वसूल करेंगे। अगर इतनी ज्यादा वसूली होती है तो हाउस टैक्स अपने आप नीचे आ जाता है, रेट कम हो सकते हैं उसके। रादर दैन कि आप ये कहें, उनको कहीं लग रहा है कि 30-70% तो देते नहीं है, 30% से भी लेना बंद कर दो तो वोट मिल जाएंगे तो वाहवाही हो जाएगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ऐसी ये फ्री बीज की मूव जो है, इस कॉर्पोरेशन को अगर उनकी पार्टी जीत के आती है तो इस कॉर्पोरेशन को फर्दर गड्ढे में ढकेल देगी। तो फ्री बीज की जो बात कर रहा हूं, अच्छा लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है पंजाब की। अकाली बीजेपी सरकार ने ऐसी बातें उन्होंने वहां भी की थी, लेकिन पावर फ्री कर दी एग्रीकल्चर सेक्टर की, लेकिन उसके बावजूद भी ना एग्रीकल्चर सेक्टर उभरा ना ही वो चुनाव जीत पाए। बिल्कुल। और शाजिया, यहीं पर सवाल बीजेपी के ऊपर भी खड़ा होता है कि 15 साल से आप एमसीडी में हैं, सेल्फ सफिशिएंट आप बना नहीं पाए, तमाम आरोप भी आपके ऊपर लग गए, तो जनता क्यों इस बार विश्वास करे आपके ऊपर? मैं हाउस टैक्स वाले सवाल पर कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, एमसीडी एक्ट 1957-58 का जो है उसमें बहुत क्लियरली दिया गया है कि हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान है और वो ऑब्लिगेटरी टैक्स है। जैसे कि अभी भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भाई साहब ने बताया कि वो अब तक जो है उसका पूरा कलेक्शन नहीं होता। तो कौन सा मॉडल अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं अगर उसे स्क्रैप करेंगे? वो जो रेवेन्यू जो आता है, जो इससे जनरेट होता है, जो एमसीडी का बजट में आता है, इसी से जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के जो टीचर्स हैं और अस्पतालों के काम में और सफाई कर्मचारियों के वेतन में जाता है जी। तो पहली बात तो वो पैसा कहां से आएगा। दूसरी बात, ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पिछली बार आपको याद है उन्होंने कहा था फ्री वाईफाई कर देंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, मार्शल्स होंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और ये भी कहा था कि दिल्ली स्टेटहुड होगा, दिल्ली स्टेटहुड भी उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं था। वैसे ही एमसीडी एक्ट का जो पार्लियामेंट का एक्ट है, ये भी उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि बिकॉज ये एक्ट है। ठीक है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप कह रही हैं अप्रूवल से पार्लियामेंट, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात को तो आप लोग एक्सपोज करेंगे, जनता के सामने ये बात लेकर जाएंगे। लेकिन बीजेपी क्या करेगी? सवाल ये भी है कि 15 साल से उन्होंने क्या किया है, जो बात हरिशंकर जी भी उठा रहे हैं और दूसरे लोग भी उठा रहे हैं।
देखिए, सबसे जरूरी बात है कि एक जमाना बदल रहा है और आप जो बीजेपी आप आज के रूप में देख रहे हैं वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की जो नए भारत के निर्माण की सोच है उसके तहत चल रही है और उसका असर भी देखा जा रहा है। यूपी में आप देखिए, सालों साल से जब भाजपा जहां नहीं जीती थी वो जीती है। क्यों? कहीं ना कहीं एक टॉप लीडरशिप पर यकीन है। तो लीडरशिप टॉप की बदली है। जो बाकी टीम है आप देखेंगे पूरे कैंडिडेट्स वो नए कैंडिडेट्स हैं और एमसीडी का जो एजेंडा है, जो काम करने के तरीके हैं और डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसको लेकर जो रूपरेखा लेकर दिल्ली भाजपा उतरेगी वो एक बिल्कुल नए प्लान के साथ, नई टीम के साथ, नई सोच और ताजगी के साथ उतर रही है। हरिशंकर जी, आप एक इनिंग्स देखेंगी भाजपा की इस बार, एक और पारी, नाम वही लेकिन काम थोड़े अलग करने का तरीका और प्राइम मिनिस्टर नई टीम जीत दिलाएगी। लेकिन शाहजहां जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार और एमसीडी भी आपके पास ही है। इन 3 सालों के अंदर सांकेतिक रूप से भी अगर आप ये लोगों को बता सके होते कि हमने इतना सा भी काम किया है एमसीडी को सुधारने में या आपका भ्रष्टाचार मिटाने में, तो मैं आपसे बड़ा सहमत होता, बड़ा खुशी होती मेरे को। आज दिल्ली के अंदर 50% से ज्यादा लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। कभी आप किसी झुग्गी झोपड़ी में गई हैं, वहां जाके देखा आपने? और तमाम आपकी नाक के नीचे हुआ है, केंद्र सरकार की नाक के नीचे हुआ है, एमसीडी की नाक के नीचे हुआ है। वहां नालियां नहीं है, गंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि मेन मुद्दा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात हमें ना बताइए। आपको मालूम भी नहीं है, आपको मालूम ही नहीं, बताएंगे क्या आपको? आप तो बात करिए। आज मोदी जी को आप मस्कट बना के दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उतारेंगी। मैं आपसे कहता हूं, आप दिल्ली में नगर निगम चुनाव में मस्कट बना के मोदी जी को उतारेंगी। और 3 साल से मोदी जी कहां चले गए थे? प्रधानमंत्री तो वही थे और यही एमसीडी थे। आपने किया क्या उसके अंदर? आप मुझे बता दीजिए एक काम अगर एमसीडी में किया हो आपने तो। 44 महीना से पेंशन नहीं है बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं है। आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। आपके एमसीडी के नाम पर आपके पार्षदों की बड़ी बड़ी कोठरियां बन गई है, गरीब लोगों का खून चूस कर इतना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी भी हैं तो हमारा क्लियरली एडवांटेज है। आप कैसे कहेंगे? सब खत्म हो गया बाकी आपका। आप एमसीडी का चुनाव में नरेंद्र मोदी लड़वाएंगे आपको। आपके अजय माकन जी के ऊपर राहुल गांधी। अजय माकन जी दिल्ली के नेता है, आपके नरेंद्र मोदी तो देश के नेता है। नरेंद्र मोदी देश के नेता, उनको एमसीडी का चुनाव लड़वाने के लिए आगे लेके आएंगे। मैं समझता हूं कि सोचना चाहिए आप लोगों को। नहीं भाई साहब, आप लोगों को सोचना चाहिए इस बारे के अंदर। आपका बस नहीं चला तो आप एमसीडी में मोदी जी को उतारेंगे आप। ठीक है, आप देखिए झुग्गी झोपड़ी में आज हालत क्या है। तो बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन आपको और ज्यादा सोचना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं, हम तो वायदा करते हैं दिल्ली में एमसीडी को 2 साल के अंदर आत्मनिर्भर बना देंगे। हरिशंकर जी ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है और जो कि अनिल जी अभी कह रहे थे कि फ्री बीज से काम चलता नहीं है, देखिए कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? क्या ब्रजेश जी, मैं आपको बड़ा साफ कहना चाहता हूं, पंजाब और गोवा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल क्रेडिबिलिटी डेफिसिट से गुजर रहे हैं। वो बड़े भारी टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं। आज जो उन्होंने बात कही है, कोई भी समझदार आदमी, समझदार राजनेता, समझदार प्रशासक इस ढंग की बेवकूफी भरी बात नहीं कर सकता। आज रेवेन्यू का सोर्स एमसीडी के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ा सोर्स है। सफाई कर्मचारियों को देने को पैसा नहीं है। इसी एमसीडी के डिपार्टमेंट्स जो है, दूसरे विभाग जो है, उनमें कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। पेंशन की हालत यह है कि बुजुर्गों को और विधवाओं को 44 महीने की पेंशन नहीं है आज दिल्ली के अंदर। तो केजरीवाल को कहने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप किसी चीज में छूट देना चाहें, 40,000 करोड़ का बजट है तो भैया एक ही बार में बता दीजिए 40,000 करोड़ रुपया कैसे लोगों के बीच में बांटना है आपको। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, नालियां नहीं बनेंगी, गलियां नहीं बनेंगी, पानी नहीं आएगा, तो तब उसके बिना क्या होगा? आप बांटते रहिए लोगों को, देते रहिए लोगों को। अनिल जी, आप इस चीज के खिलाफ नहीं है। अगर एमसीडी की बात करें तो लगातार ये देखने को मिला है कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो बीजेपी काबिज थी एमसीडी में, और इस समय आप सरकार है दिल्ली में और बीजेपी एमसीडी में है। ये लड़ाई जो लगातार चलती रही है और इसकी वजह से काफी दुर्दशा रही है। एमसीडी ठीक से काम नहीं कर पाया। शाजिया ने भी कहा कि हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि सैलरी का पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और इसका खामियाजा दिल्ली वाले उठाते रहेंगे। देखिए, जब तक मौजूदा मॉडल दिल्ली का रहेगा ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो लोग सरकर्दा हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं या कुछ और नेता हैं, वो कितना वर्किंग रिलेशन जो है केंद्र के साथ बिठा सकते हैं। यहाँ कहीं ये लगा मिसेस शीला दीक्षित का बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन था वाजपेयी जी के साथ। जब शाजिया इल्मी जी की पार्टी केंद्र में थी उस वक्त एनडीए 1 और यहाँ बहुत अच्छा उनका वर्किंग रिलेशनशिप था। बाकी तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो होते थे, विरोध होते थे, लेकिन वर्किंग रिलेशन की वजह से हो कि जनता को त्रासदी कम झेलनी पड़ी।
जो मुझे लगा कि जब से आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी है, उनका मॉडल ही एक था कि उनको एक उजागर करना है, कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स एक करनी है, ताकि अगर या तो आप वर्किंग रिलेशन बनाना चाहें तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको देखा जाएगा कि आप मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। तो उनको एक सभ्यता, उनकी राजनीतिक सभ्यता एक अलग है उनकी। शाजिया, वो सभ्यता नहीं चल सकती थी अगर वो वर्किंग रिलेशनशिप बना देते तो। जी जी शाजिया, ये विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा है कि अक्सर बीजेपी नेताओं ने इस तरह की बात कही है कि राज्य में भी अगर हमारी सरकार होगी और केंद्र में हमारी सरकार आई तो ज्यादा बेहतर तालमेल होगा, ज्यादा बेहतर काम होगा। क्या एमसीडी चुनाव में भी ये समझाने की कोशिश होगी? मुझे लगता है जो जो वादे किए गए थे और जो पूरा कैरेक्टर है, जो चरित्र है अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति का, उसको तो एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन सिर्फ नेगेटिव या नकारात्मक ये कैंपेन नहीं होगी एमसीडी की, मैं इतना बता दूं। सकारात्मक तरीके से सारे जो दिल्ली के मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर एक टास्क फोर्स, और जिसमें मनोज जी सबसे बेस्ट टीम्स पूरे इंडिया भर के जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उतरेंगे। मनोज तिवारी जी का नाम आप बार बार ले रही है बहुत जल्दी से। आइडियाज की भी बात शाजिया, क्योंकि समय कम है इसलिए एक आखिरी रिएक्शन आपसे। आप बार बार इनकम्बेंसी की बात कर रही थी, लगातार एमसीडी में अब 15 साल हो गए बीजेपी को। वो डर है क्या बीजेपी में? है, एक फैक्टर होता है इनकम्बेंसी। डर है, इसको लेके डर है? नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो एक नहीं, रियलिस्टिक है। एक तो होता है भयभीत होना, एक होता है कि वास्तविकता को देखना। एंटी इनकम्बेंसी जो है एक फैक्टर है, क्योंकि इतने सालों से एक पार्टी का वर्चस्व रहा है। बहुत जल्दी से इसीलिए जरूरी है शाजिया रोकना चाहेंगे, समय नहीं है, नया दम उसमें लाना। ठीक है शाजिया, आपको रोकना चाहेंगे बहुत जल्दी से। हरिशंकर जी, आप, फिर अनिल जी। देखिए, मेरा सिर्फ कहना यह है कि बीजेपी एमसीडी के मामले में दिल्ली के धरातल पर पूर्ण रूप से विफल है और अपना विश्वास खो चुकी है। अब ये चाहे कुछ भी करके चले जाए, कितने सफेद कपड़े पहन, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने तो रोड मैप दिया है। कांग्रेस ने इकोनॉमिक फ्रंट पर रोड मैप दिया है, कांग्रेस ने पोल्यूशन और एनवायरमेंट के फ्रंट पर रोड मैप दिया है, कांग्रेस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट पर रोड मैप दिया है, कांग्रेस ने सफाई के ऊपर रोड मैप दिया है, बकायदा प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है। हमारे अजय माकन जी बकायदा हर हफ्ते इस एक न एक विषय के ऊपर रोड मैप दे रहे हैं। और देश के हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन लोगों ने आगे बढ़कर अपना समय लगाकर रोड मैप तैयार किया जो लोगों के सामने में रखा है। चलिए, शायद लंदन बन पाए। बार बार तमाम पार्टियों की तरफ से लंदन, टोक्यो बनाने की बात होती रही है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, ये भी मजाक के तौर पे ही कहूंगा ताकि शाजिया जी गुस्सा ना करें। मनोज तिवारी का आपने कहा, बहुत नाम ले रही हैं कि मनोज तिवारी संकट मोचन बन के आ गए। मनोज तिवारी केवल दिल्ली में 3 साल पुराने हैं, वो सुपरस्टार हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाजिया जी कुछ ज्यादा उन पे भरोसा कर रही हैं कि वो आगे पूरा दिल्ली ठीक कर दें। मुझे लगता है पहले उनको दिल्ली समझनी पड़ेगी। तो दिल्ली इतनी कॉम्प्लेक्स है, चाहे सिटी स्टेट है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी बन के 3 साल में आप समझ पाए हो? मुझे नहीं लगता ऐसा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा पे हिस्सा लेने के लिए। और काफ़ी दिलचस्प होगा एमसीडी चुनाव, ये कहा जा सकता है। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। फिलहाल इसका स्पेशल में बस इतना ही।